हेलो हेलो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें देखना है नया चैप्टर। आज जो पढ़ाया जाएगा इसी के बेस पर आगे की चीजें समझ में आएंगी। अगर आज का क्लास अगर आपने नहीं पढ़ा तो कल के डेट में आपको यहां पर सब कुछ जीरो लगेगा। चलिए साहब, हम बात करते हैं। आज है हमारा नया चैप्टर, वो है तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तिता, चैप्टर नंबर 3। आज से स्टार्ट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे अपने फेयर कॉपी में, तो आप 3-4 पेज छोड़ दीजिएगा। जब प्रैक्टिस कराई जाती है तो उस कॉपी की जरूरत पड़ती है, या आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे जब, तो खुद आपको कुछ ना कुछ जैसी चीजें लिखने की जरूरत पड़ सकती है, तो या प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए कभी भी नया चैप्टर चालू कर दो 3-4 पेज छोड़ दो। अब बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण एवं इतिहास। हम आज देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण। बेटा कुछ थ्योरी है इस चैप्टर में। सबसे पहली बात यह है कि तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम ये समझ चुके हैं कि जो प्रकृति में बहुत सारे तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे तत्व होते हैं। तो इन तत्वों को याद करना, इनके गुणों को याद करना, ये आसान नहीं रहा। यानी अब 1-2 तत्व है तो बता सकते हैं भाई ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का ये गुण है, ऑक्सीजन का ये गुण है, हाइड्रोजन का ये गुण है, सोडियम का ये गुण है, ये पोटेशियम का ये गुण है। लेकिन जब तत्वों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उनको याद रख पाने के लिए हमको कुछ तरीके का उपयोग करना पड़ता है, और उसके साथ एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ गुणों में क्या समानता है और क्या असमानता है, उनके अंतर को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम उन्हीं बातों को थोड़ी सी थ्योरी में लिखे हैं। जब नए नए तत्वों की खोज हुई तो उनको याद रखने के लिए हमें जरूरत पड़ा, उनका वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। तो इस तरह से हम वर्गीकरण करने पर आसानी से याद रखा जा सकता है, ये कारण हुआ। तो उनको गुणों में, अच्छा, वर्गीकरण कैसे किया जाता है किसी पदार्थ का, आपने क्लास 7 में पढ़ते इस चीज को कि किसी भी तत्व का वर्गीकरण करने की आवश्यकता, किसी चीज का वर्गीकरण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनके अंतर और उनकी समानता का अध्ययन किया जा सके आराम से। ठीक है। दूसरी बात है कि उनको याद किया जा सके, साथ ही उनके गुणों के आधार पर उनके उपयोगों को भी याद रखा जा सकता है। चलिए, ये सारी बातें आपके लिए हो गया। अब बात करते हैं कि आवर्त सारणी के विकास का इतिहास कैसा रहा। यानी कि आवर्त सारणी, यहां पर बोलेंगे तत्वों के वर्गीकरण का वर्गीकरण। अब देखो बेटा, जब तत्वों का वर्गीकरण किया गया तो फाइनली हमको आवर्त सारणी प्राप्त हुआ। शुरुआत में कोई आवर्त सारणी जैसी कोई चीज नहीं थी, यानी तत्वों को हम वर्गीकृत करने के कई तरीकों का प्रयोग किए। तो तत्वों को वर्गीकृत करने के जो सिस्टम थे, यानी शुरुआत से लेकर के अब तक क्या कदम उठाए गए, उनको हमको पढ़ना है। कौन कौन सा नियम आए और किस तरह से हम तत्वों को वर्गीकृत करते गए। तो आवर्त सारणी जो आज के डेट में है, ये इस रूप में कैसे विकसित हुआ। जैसे हम सिंपल से बात कर सकते हैं, मोबाइल आज के डेट में है हमारे पास इस रूप में, जिस रूप में है। हमने इसके विकास के तरफ जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे और भी चीजें हैं जिनको जानना होगा। जैसे मोबाइल में हमको क्या मिलता है, मोबाइल में हमको मिलता है एक से दूसरे को कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो टेलीफोन के विकास की तरफ से अपन आएंगे, है ना, टेलीफोन कैसे विकसित हुआ। इसी तरह से दूसरी बात क्या हुई, फिल्में देखना। तो फिल्में देखने के लिए हमको टीवी का आया, तो टीवी भी इसी में आ गया। तो टीवी का भी इतिहास इसी में मोबाइल के भी इतिहास के साथ जुड़ेगा। गाने सुनने के लिए रेडियो का उपयोग करना, फिर रिकॉर्डर का उपयोग करना। तो सारी चीजों का, हर चीज, चूंकि मोबाइल आपके लिए इतना ऐसा गैजेट बन गया है जो बहुत सारी चीजों को एक जगह ला के रख दिया है, तो उनके जो अलग स्पेसिफिक रूप से विकास हुआ है उनको हमको समझना पड़ेगा। वैसे ही पीरियड टेबल जो इस रूप में आया हुआ है वो भी कैसे विकसित हुआ, इनको जानना होगा। तो सबसे पहले देखिए, कुछ हमारे पास है डोबेराइनर का त्रिक नियम। इनके आधार, इन्होंने भी वर्गीकरण के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया। तो शुरुआत कैसे हुई, डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथर मेयर की व्यवस्था, और मेंडेलीव की आवर्त सारणी की तालिका, और उसके बाद आता है मोसले की आवर्त सारणी की तालिका, यानी आवर्त सारणी। बेटा अब आपकी स्पीड बढ़ जाएगा। अब जितना स्लो चल सकते थे चले, जितनी आप लोग आराम कर सकते थे करे, अब आराम नहीं कर सकते। और अगर आप आराम करने लगे तो लाइफ भर आप आराम ही करते रह जाओगे और आपको काम ही नहीं मिलेगा।
ध्यान रखेंगे। काम ही नहीं करना चाहते हो तो आराम में बहुत फायदे हैं, ठीक है, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो फिर लाइफ तो आसान है, दुनिया कमा दूसरे आदमी कमा के देगा, तो यही कहानी होता है इसका। या फिर वैसी जिंदगी जीना है जैसे कि लोग ढोते हैं। तो ये याद रखो, आप मेहनत करना शुरू कर दो, ये सब काम आएगा। तो फिर सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं डुबेराइनर का त्रिक नियम। त्रिक शब्द पे ध्यान देना, त्रिक मतलब होता है तीन, तीन का नियम है। इस नियम में क्या कहा गया कि इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि तत्व जो उस समय जो भी तत्व उसके उस समय मौजूद था, ऊपर से हमने खोज निकाला था, उन तत्वों को कम परमाणु भार से लेकर के अधिक परमाणु भार की ओर बढ़ते हुए क्रम में हमने जमा दिया। यानी कम परमाणु भार वाले को पहले लिखे, फिर उसके बाद अधिक वाले को, फिर उसके बाद अधिक वाले को लिखते गए, हम एक लाइन से रख दिए। इसके बाद इस नियम ने एक बड़े मजेदार काम किया कि कोई भी पहला और तीसरा तत्व, यानी तीन तीन तत्वों का हमने ग्रुप बनाया। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ऐसे बहुत सारे तत्व हमारे पास हैं। अब तत्व का नाम ही तो देना है, क्या करना है ना। तो वो तत्व का परमाणु भार क्या है उनको देखा, फिर उन्होंने क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, इसका कम होगा, इसका ज्यादा है, ज्यादा वाले को ऐसे लाइन से रखा। फिर कोई भी तीन तत्वों का ग्रुप बनाया, जैसे ये एक तीन तत्वों का ग्रुप बना, फिर ये तीन तत्वों का ग्रुप बना, फिर ये तीन तत्वों का ग्रुप बना, फिर ये तीन तत्व ग्रुप, ऐसा नहीं बोलेंगे कहीं से भी। तो ये पहले तीन तत्वों के ग्रुप में ये चीज चेक किया गया कि क्या सचमुच में ये बी जो है इन दोनों तत्वों के बीच का तत्व है कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया गया। मतलब इन्होंने क्या किया, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों को जोड़ा और दो से भाग दे दिया। मतलब इनके परमाणु भारों का, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत निकाला, एवरेज निकाला, यानी कि इन दोनों का जोड़ के इस जब भाग दिए तो बीच का निकल गया। एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, देखिए यही है इसका नियम। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लाइन से मैं एक बार दिखा रहा हूं। कार्बन का परमाणु भार 12 है, इसका 14 है, इसका 16 है। अब इन्होंने तीन तत्वों का मान लेते हैं ग्रुप बना लिया। तो हमने ये देख रहे हैं कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। क्या सचमुच में नाइट्रोजन को इस जगह पे आना चाहिए? इस बात का पता चल जाएगा, हम इस जगह पे देखते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 है, तो औसत क्या निकलेगा जरा देखिए। तो औसत निकलना चाहिए, ये वाला निकलना चाहिए, 14 आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। 12 धन 16 बटा 2 यानी कि 28 बटा 2 यानी कि 14 आया ना। यही बात कह रहा है। तत्वों को ये दिया था 1817 में जर्मन वैज्ञानिक जॉन डुबेराइनर ने। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर तीन तीन तत्वों का सेट बनाते गए। बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य तत्वों के परमाणु भार का औसत होगा। बीच का तत्व वाला है, इसका परमाणु भार जो है इन दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत होगा। लिखा है लाइन से, यही है आपका इसका सिद्धांत। कुछ एग्जांपल और भी दे दिया है, देखिए यहाँ पर। जैसे लिथियम, हम यहाँ पर लिथियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं, तो किसी ग्रुप में एक ग्रुप में रख लेते हैं तो भी क्या ऐसा मिलता है। तब देखो इसका लिथियम का हमारा 7 होता है, इसका 23 होता है, इसका 39 होता है। तो इनको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 23 मिलना चाहिए, मिला। तो चाहे आप ऐसे रखते हो या ऐसे करके जमा रहे हो, उस दोनों कंडीशन में किन्हीं दो तत्वों का परमाणु भार, यानी आवर्त सारणी में चेक करके देखिएगा कहीं पर भी, ये हर जगह पे ये सही साबित नहीं होता, कहीं पर फेलियर भी है। तो शुरुआत में तो सही साबित होता है, लेकिन लास्ट आखिरी बड़े बड़े तत्वों की तरफ जाते हैं तो ये गलत हो जाता है। इसलिए ये सिद्धांत को बाद में ये आधुनिक रूप में नहीं आ पाया, यानी कि ये सिद्धांत को छोड़ देना पड़ा आगे जाके। ठीक है, हर किसी का कोई ना कोई दोष भी है, तो हमारा नियम क्या है ये जानना जरूरी है। लोथर मेयर का ये बता, डुबेराइनर का ट्राइड नियम क्या है ये जानना जरूरी। तो हर एक नियम को आपको जानना है। अक्सर ये होता है आपके स्कूलों में कि जो चीजें जरूरत की चीजें उनको छोड़ दिया जा रहा है। जैसे ये है, आपको इससे मतलब नहीं है, आपके स्कूल में एक लाइन पढ़ाया जाएगा, अगर जिस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तो आप मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम पढ़ लीजिए और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम पढ़ लीजिए, दोनों का नियम क्या है, और उसके बाद फिर वही 2-4 आवर्तिता। ऐसे मत पढ़िए बेटा, ऐसे में परेशानी पड़ जाए। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना है आपका, 7 बजे क्लास स्टार्ट होना है, 7 से 7:05 हो गया अलग बात है, लेकिन उससे लेट मत करिएगा। चलिए हो गया ये काम।
तो ये हुआ, सब जगह चेक कर लीजिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल बता दी हूं, ठीक। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अगला है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अष्टक नियम दो जगह आएगा, एक अष्टक नियम यहां पे आएगा इस चैप्टर में, और एक अष्टक नियम आएगा चैप्टर नंबर 4 में, लेकिन दोनों अष्टक नियम अलग है। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है और वो अष्टक नियम है। न्यूलैंड का अष्टक नियम तत्वों के वर्गीकरण के लिए है, और जो दूसरा अष्टक नियम है वो तत्वों की क्रियाशीलता के लिए है, संयोजकता के लिए है, बंध बना सकता है कि नहीं इसके बारे में बताने के लिए है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम ये क्या कहता है, जरा देखिए, पढ़ के देखो एक बार। यहां पर कहा है मैंने कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर, जैसे उसने भी किया था, लेकिन यह पता लगाने की कोशिश किया कि भाई हम अरेंज तो कर रहे हैं, लेकिन उस नियम में क्या फायदा हुआ कि अगर अरेंज कर रहे हैं उसके बाद अगर दोनों तत्वों का परमाणु भार को जोड़ करके हम पता लगाते हैं कि उसके जोड़ने के बाद आधा यानी कि औसत आता है कि नहीं, तो औसत अगर वही एग्जैक्ट जो तत्व बीच वाला है वही ना आकर के कुछ दूसरा आ जाए, तो यह समझ में आता है कि भाई ये इन तत्वों के बीच में भी कोई दूसरा तत्व है, ये साबित होता है वहां पे। लेकिन इस तरह से वो पता चल गया, शुरुआत ये हुई। अब ये तो कहता है कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दूं मैं, तो ऐसा देखने को मिलता है कि उनके गुण जो होते हैं ना, एक निश्चित क्रम चलने के बाद वापस वो गुण मिलते हैं, यानी 8वां तत्व का गुण जो है उस पहले तत्व के गुण से मिलता है, कुछ ऐसा सोचिए आप, इसको सोचिए आप। तत्व है ए बी सी डी, भाई जिस जमाने में शुरुआत हुई उस जमाने में भी सी डी ही था, क्या पता वो तत्व के बारे में हमको जब तक अरेंज नहीं किए हैं तब तक तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो एक अनजान तत्व है हमारे, तत्व के बारे में जानकारी है परंतु उससे परमाणु भार पता है, तो हमने एक तरह सोचे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, मान लेते ये कुछ तत्व है। इन्होंने क्या कहा जरा ध्यान समझिएगा। इन्होंने कहा है कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो हम देखते हैं कि अगला 8वां तत्व जो है वो पहले तत्व के साथ गुणों में समानता रखती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8वां तत्व है ना पहले तत्व से गुणों में समानता रखती है। एच आई जे के एल एम एन, मतलब समझ में आया। जब ये इसके साथ ये इनके साथ समानता रख रहा है गुणों में, तो ये अगले वाले का कौन होगा, अगला ये इसका 8वां होगा, इसका 8वां तो ये हुआ ना, और इसका 8वां ये हुआ। अब उसके बाद फिर इसका, इसके बाद 8वां कौन होगा, इसके बाद का 8वां कौन होगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, समझ में आई। तो ये कहलाता है इसका, यही है, ये जो शुरुआत हुई थी ना बेटा, यही जाकर के आगे जाकर के मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम का एक आधार बना। देखो क्या हुआ, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों से, हर 8वां तत्व, हर एक तत्व के अगला 8वां तत्व अपने पहले तत्व के गुणों में समानता रखता है। जैसा कि संगीत के 8वें तत्व पहले स्वर से, 8वां स्वर पहले स्वर से समानता रखता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, आ गया, ये 8वां है जो सा है, सा से स्टार्ट किया था, सा नी धा पा मा गा रे सा, उल्टा आया। तो क्या हुआ, सारे गा मा पा धा नी सा जो स्वर है संगीत के, ये सारों जो स्वर है वो हर एक का अगले का वो क्या हो जाता है, 8वां तत्व पहले तत्व का क्या रखता है, समानता रखता है। तो यही लाइन इसने लास्ट में एक लाइन लिख दिया उसने अपने में, जिस प्रकार से संगीत में 8वां स्वर पुनः दोहराया जाता है। ठीक, नियम हो गया, संगीत का नियम के जैसा हो गया। और इसी तरह से ये पीरियड टेबल का निर्माण हुआ, और ये निर्माण
इस तरह से उन्होंने निर्माण किया। ये सब ABCD लिखना नहीं है आपको, आपको समझाने के लिए हमें बहुत सारे प्रपंच करने पड़ते हैं, है ना, ताकि उस बात को समझें। यहां तक का नियॉन का खोज नहीं हुआ था उस जमाने में। अगला तत्व कौन आया? सोडियम। इस तरह से सल्फर, क्लोरीन, क्या होगा? हाँ, कैल्शियम। इसके बाद क्या होगा? बालगय, इंडिया, थाईलैंड है ना, इसमें GE, फास्फोरस, नाना पापा, हाँ, असलम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। तो ये इस तरह से एक तरह से इनको तत्वों को, लेकिन ये शुरुआत में तो सही था, बीच में जब अंदर नीचे गए तो और भी तत्वों के आने की, जैसे ये जो गुण था एकदम एग्जैक्ट नहीं मिला 8 में, क्योंकि हर 8 के बाद गुणों में समानता तो होती है, लेकिन आगे जाकर के 18 तत्वों में गुणों में समानता आई, फिर आगे जाकर के 32 तत्वों में कौन समानता आई। यार नियम कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये पता चलता है। चलते हैं फिलहाल, ये हो गया, पढ़ लीजिएगा, आपके पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज देता हूं मैं। लोथर मेयर की व्यवस्था, एक अलग और आया हमारे पास सिद्धांत। लोथर मेयर की व्यवस्था क्या कहता है? लोथर मेयर जर्मन साइंटिस्ट रहे हैं। कभी इंडियन नाम नहीं सुनते होगे ना, बड़ा बुरा लगता होगा, है ना। वो जब सुन लेते हो तो बहुत हवा भी हो जाता है, जैसे रमन प्रभाव। इंडिया में साइंटिस्ट पैदा ही नहीं हुए आज तक, न कभी होंगे, अभी बहुत टाइम लगेगा। बोले सर कैसे, आप कैसे एकदम उंगली उठा देते हो, इतने सारे लोग हैं। ये सिर्फ हमारा घमंड है, जो जिनका नाम सुनते हो ना, ये सिर्फ हमारा घमंड है, समझ रहे हो। हमारी परिस्थितियां ऐसी, हमारे यहाँ के लोग ऐसे, हमारे माहौल ऐसे हैं कि हम नहीं पैदा हो सकते हैं, साइंटिस्ट नहीं बन सकते। रीजन, साइंटिस्ट तो वो भी लड़का है, एक जोशी नाम का लड़का, महेंद्र जोशी, वो भी मेरे यहाँ से निकलने वाले बहुत सारे बच्चे साइंटिस्ट बन गए। वो साइंटिस्ट जिसको हम कहते हैं जो एक नया खोज पैदा करें, उसको भी साइंटिस्ट कहते हैं, जो रिसर्च काम में योगदान देते हैं दूसरे वैज्ञानिक के थ्रू। अब बोले सर CV रमन हमारा है, जगदीश चंद्र बासु है, नाम दे देना आसान होता है। नोबेल प्राइज भी हमारे किसी इंडियन को नहीं मिला आज तक। सर मिला है, मैं नाम बता सकता हूँ। जिनका भी नाम आप बताओगे वो सारे लोग इंडिया में कभी नहीं रहे हैं, इंडिया से बाहर ही रहे हैं, वहीं जाके पढ़े, बचपना वहीं निकला, जवानी भी वहीं निकली, वहीं तरक्की किया। जब उनको मिल गया ना, तब इंडिया वाले बोले कि तो हमारा मुल्क है, इंडियन मुल्क के लोग हैं। अभी राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में एक लड़की, सुनीता, क्या शायद नाम है उसका, अनीता या सुनीता है, वो अभी उसके लिए अभी वहां कर रही है, कैंपेनिंग कर रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री भी बने हैं भाई विदेश में, लेकिन वो इंडियन नहीं है। इंडियन उसी को कहा जाता है जो इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में पढ़ा, इंडिया में आगे बढ़ा, इंडिया लोग उसको सपोर्ट किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझते हो ना बात। अभी एक वो रेसलर लड़की थी, कौन, क्या नाम है उसका, फोगाट, क्या नाम है उसका, हाँ विनेश फोगाट, ठीक है। उसके लिए दूसरे देश होता ना तो पूरा देश लड़ जाता, कभी हमारे यहाँ के नेता नहीं लड़े उसके लिए। समझ रहे हो ना, कुछ बात समझ रहे हो। छोटी सी बात थी वो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था वो, लेकिन उस कंडीशन में सारी चीज़ों को लेना पड़ता है बेटा। अब वो हम सारी गलतियां उन्हीं के ऊपर डाल देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए ध्यान रखो, आप लोगों को अगर कुछ करना है लाइफ में तो अपने दमखम लगाने पड़ेंगे, किसी के मुंह ताकेंगे तो नहीं होगा। बार बार बोलता हूँ ये बात, तो ये याद रखना कि इंडियन कोई साइंटिस्ट नहीं, हाँ इंडियन नाम वाले लोग हैं, क्योंकि इंडियन उस इंडियन के बाप दादा भले इंडिया में रहे हों जमाने में, ठीक है, लेकिन वो तो चले गए ना। अब मैं आपको बोलूंगा कहाँ से हो आप, तो बोले छत्तीसगढ़ से, चाहे तुम उड़ीसा से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, जहाँ से। अभी तो छत्तीसगढ़ में बैठे हो ना आप लोग, बोलो तो छत्तीसगढ़ के हो। जो यूपी में बैठा है यूपी का है, वो कहीं से भी आया, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो हमेशा याद रखना, मूल आप वहीं जहाँ रहेंगे वहीं का सीखेंगे, वहीं की आदतें पढ़ेंगे, वहीं की हर चीज़ रहेगा। जैसे आप देखो बिहारी लोग
अपनी तरह से बोलते हैं, यूपी वाले अपनी तरह से बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग अपनी तरह से बोलते हैं ना, खाते भी थे वैसे हैं। तो आदतें जैसे रहेंगी ना वैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखो। मैं यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये है लोथर मेयर। लोथर मेयर की व्यवस्था में क्या ध्यान रखेगा, मैंने इसलिए बोला वैज्ञानिक का नाम आते ही आपको लगता है हर बार अजीब अजीब नाम आता है, तो अजीब नाम इसलिए है कि राकेश तो नहीं आएगा, राजीव प्रसाद तो नहीं आएगा, रामनाथ भी नहीं आएगा, बिसौआ राम भी नहीं आएगा, है ना, चंदू वर्मा भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा ना। तो कभी ऐसा नहीं तो आपको मन करता है तो लिख दो, ये लो, हो गया। किसने किया था? चंदू वर्मा ने इसकी खोज किया था। अब अजीब लगा नहीं लगा, क्योंकि उसने किया ही नहीं ये काम, तो अजीब लगा। मेरा ही नाम लिख देना विक्रम सर ने, अजीब लगेगा क्योंकि उसने नहीं किया। हाँ, जो मैं करूंगा, अब उस जगह पे लोथर मेयर लिखा रहा है तो अजीब लगेगा। ठीक है, अब समझ में आई बातें? हाँ, चलिए साहब, चलो ठीक है। तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित करें, यहां भी वैसे ही करें, तीनों जगह वैसे ही किए थे, याद रखेंगे, तब परमाणु आयतन का एक ग्राफ प्राप्त होता है। परमाणु आयतन, ये परमाणु आयतन क्या होता है जरा समझें। हम तत्व का घनत्व को परमाणु घनत्व मान सकते हैं, परमाणु घनत्व। तो आप देखिए वो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तब आयतन बराबर क्या होगा? आयतन बराबर होगा द्रव्यमान बटा घनत्व, होगा ना। चलो ये लिख देता हूं। तो किसी तत्व का परमाणु आयतन क्या होगा? उस तत्व का परमाणु भार बटा उसका घनत्व। परमाणु भार बटा घनत्व को हम क्या कहेंगे? तत्व का परमाणु आयतन। तो परमाणु आयतन वही है, वही फॉर्मूला है, कोई अलग फॉर्मूला तो नहीं। तो पर हर एक तत्व का उन्होंने क्या निकाला? परमाणु भार। वो तो सबको पता था, पहले से पता था, वैज्ञानिक काम कर रहे थे तो तत्वों का नाम रखते समय उसको बताते समय उसके परमाणु भार लिख देते थे। परमाणु भार, अब उस तत्व का घनत्व उसने निकाला और घनत्व के साथ भाग दे दिया, तो जो वैल्यू प्राप्त हुई वो परमाणु आयतन है। उन्होंने परमाणु आयतन निकाला अलग अलग तत्वों के साथ और एक ग्राफ बनाया इस टाइप से। इस तरफ उन्होंने लिया परमाणु भार, यानी अलग अलग परमाणु भार वाले तत्वों को अलाइन से रखते गए, ठीक। और उन तत्वों का परमाणु आयतन की वैल्यू क्या रखा? किसी तत्व का परमाणु आयतन ज्यादा है, किसी तत्व का और ज्यादा है, किसी तत्व का और कम है। इस तरह से एक अलग अलग तत्वों के लिए, तो इस तरह से इन्होंने एक ग्राफ देखा, इस तरह से उन्होंने ग्राफ देखा। इस ग्राफ के आधार पर यह कहा कि ग्राफ में ये ग्राफ का एक पार्ट हो गया ना, ये दूसरा पार्ट हो गया ना, बोलो, दिखाई दिया? एक उठान आता है, फिर उसके बाद ये डाउन चला गया, दूसरे वाला ग्राफ का पार्ट हो गया ये वाला। चलिए यहां से एक, ठीक, तीसरे वाला ग्राफ का चला गया ये वाला, रेड दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ आपको दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि ग्राफ में समान स्थितियों को, जैसे ये वाला स्थिति, ये स्थिति हो गया, ये स्थिति हो गया, ये स्थिति, ये समान स्थितियां हो गई, तो एक तत्व आ गए, यानी समान गुण वाले तत्व इस जगह पर आए। फिर इसी तरह से ये अगला आ गया, चलो x, y, z। तो क्या बोला, ध्यान रखें, समान गुण वाले तत्वों की वक्र में स्थिति समान होती है। ग्राफ का जो लाइनें हैं, ऊपर वाले पॉइंट समान स्थिति होंगे, सबका ऊपर 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 हो गया, सबका नीचे 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 हो गया, ठीक। तो यहां पर बोला है कि ग्राफ बनाने पर समान गुणों वाले तत्वों की वक्र की स्थिति समान होती है। ग्राफ बनाने पर समान गुणों वाले तत्वों की स्थिति समान होती है। ये ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूं जो बुक में प्रिंट है। इस ग्राफ को देखिए ध्यान से। ये एक ग्राफ यहां से तैयार हो रहा है, ये परमाणु द्रव्यमान है ना, ये आयतन है।
तो आयतन के लिए ऊपर नीचे आएगा और ग्राफ तत्व के परमाणु भार बढ़ते हुए आगे क्रम में। तो आपने देखा यहां पर ये लिथियम दिखाई दे रही है, ग्राफ यहां से ऐसे चला, यहां पर सोडियम दिखाई दे रहा है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा लिथियम, इसके गुण इससे मिलते हैं, तो यहां पर ये क्या हुआ, लिथियम, सोडियम, इसी तरह से ये ग्राफ का एक बढ़ते हुए चला गया, तो एक है ना, ये सोडियम नहीं है, ये वाला सोडियम बेटा, ग्राफ को ऊंचाई ये आ रहा है ना, ग्राफ को ऊंचाई आ रहा है, तो ये सोडियम है, रुक जा काला कर देता हूँ, ये फिर इस ग्राफ के बाद ये ग्राफ को ऊंचाई वाला पॉइंट मिला। तो समान स्थितियों में कौन आया, समान गुणों वाले तत्व, यानी कि हमने आज के डेट में जानते हैं समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में रहते हैं, एक ही समूह में रहते हैं। जो आज आवर्त सारणी विकसित हो गया, इस आधार पे हमें पता चल गया, ये बात हमारे लिए आसान हो जाता है समझना। ठीक है, दूसरी तो समझ में आ गया। तो इसी तरह से देखिएगा यहां पर इस ग्राफ के यहां पर नीचे उतरता हुआ भाग है ये वाला, इस जगह पे कौन आया, बेरिलियम आया। तो इसी तरह से इस ग्राफ के भी उतरते हुए भाग में कौन आएगा, ये देखो मैग्नीशियम आया, फिर ये ग्राफ को उतरते हुए कैल्शियम आया। ठीक है, तो ये ग्राफ का समान स्थिति हुआ। तो ये आपने देखा कि हर सबसे ऊंचाई वाली जगह पे कौन है, प्रथम वर्ग के तत्व हैं, आपको याद है ना, लीना के काना मांगे आलजन, ठीक है ना सर, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, ठीक है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, क्लियर है। चलिए आगे समझ में आया। तो ये ग्राफ है, तो ग्राफ को पढ़ लीजिएगा। अब आता है वो जो आपके एग्जाम में आते हैं और वही जो आपके टीचर पढ़ाते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। और ये सब बाकी कब असर पड़ता है, जब एग्जाम को और ज़्यादा डीपली लेते हो तब। अभी तो ये वो वाला अभी एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको 100% श्योर कह रहा हूँ। आपके स्कूल का टीचर कभी नाम तक नहीं लेंगे सबका, लेकिन अगर ले लिया तो मेरे को मत बोलना विक्रम सर आपने नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ा दिया। और हाँ, उसके बाद जब आगे के वो थपेड़े पड़ते हैं ना पढ़ाई में गहराई का, जैसे मान लीजिए कल के डेट में आप टीचर ही बन गए, कुछ नहीं बने तो कम से कम टीचर ही बन गया। टीचर सबसे वो होता है, गया गुजरा इंसान होता है ना, जिसकी कोई औकात नहीं होती है। ठीक है, वो बन गए, जैसे मेरी कोई औकात नहीं है, तो ऐसा कुछ बन गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और उस टाइम अगर आपको ये सब नहीं मता, ये सब के बारे में नहीं जानते हो, तो क्या रट्टा मार मार के भी आओगे तो भी अच्छा नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि रट्टा मारा हुआ इंसान अच्छा नहीं पढ़ाता है कभी भी, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आगे चलता हूं, सीधा सा है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यही तो रट्टा मारे हो, यस, यही याद है। हाँ, तत्वों की ये याद करना है आपको, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। याद है कि नहीं है, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कौन सी चीज परमाणु भारों के, ये मेन कहानी तो ये है, परमाणु भारों के आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आपको यहीं पर लिख के दे दिया मैं, ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब होता है तत्वों को परमाणु भार के क्रम में जमाते हैं, समझ रहे हो ना, परमाणु भार के क्रम में जमाते हैं, तो एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्व उसी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तब न्यूलैंड का अष्टक नियम ने कोई गलत नहीं किया था, उन्होंने बस कहा था 8-8 तत्वों के बाद बोला था, इसीलिए वो गलत हुआ था। आज पता चल गया पहले 8 तत्व, पहले 2 ही तत्वों के बीच आ जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद 8-8 तत्वों के बाद गुणों में समानता आती है, फिर 18-18 तत्वों के बीच में गुणों में समानता आती है, फिर 32-32 तत्वों में गुणों में समानता आती है। तो एक निश्चित क्रम चलने के बाद गुणों में समानता आती है, ये बोला गया। हो गया, गुणों में पुनरावृत्ति होती है एक निश्चित अंतराल के बाद। ठीक है, यही है नियम आपका, लिख दिया। आवर्त सारणी के क्या लक्षण हैं ये आप जानिएगा, थोड़ा समझना ये आवर्त सारणी कैसे बना हुआ है। मैं समय बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए कंटेंट्स लेके आया है, और नहीं तो फिर एक चीज़ लिख के आपको सिखाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, वो 3-3 दिन जाएगा, जो मैं आप एक दिन में ख़त्म करूंगा, बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके पढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात है कि इस आवर्त सारणी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा आवर्त सारणी में 9 स्तंभ हैं। पहले केवल 8 थे, 8 खड़े कॉलम थे, अब 9 आ गया है। मेंडलीफ ने जिस समय बनाया उस समय 8 थे। सर मेंडलीफ को बताओ ना भाई, जब खोज होने लगे मेंडलीफ के बाद भी,
अच्छा एक बात और बता दूं, मेंडलीफ ने जो अपना सिद्धांत दिया, जो नियम दिया, और मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी तैयार किया, वो आने वाले 100 सालों तक इन्होंने राज किया। समझ रहे हो? आप सोच सकते हो कितनी लंबी उन्होंने अपने विश्वसनीयता बनाए रखा। जो आधुनिक आवर्त सारणी है अब लंबा चलेगा, उसके बारे में अब कुछ नहीं है, सब कुछ खोज उस लेवल तक हो चुका है। कुछ होगा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे आवर्त सारणी जो अभी जो तुमको मैंने जो याद कराया वो अब खराब होगा, वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि साइंस का एक रूप हमने तय कर लिया है, बहुत बड़ा रास्ता तय कर लिया है। हर चीज़ को एक समय आने तक परफेक्ट हो जाना होता है, ठीक है। अब बोले इंसान का जो अभी का रूप है मुझे लगता है कि ज़्यादा खूबसूरत है ना। अब बोले आने वाले टाइम में बोलते हैं ना कि दांत नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। मैं तो हाँ, ये नहीं रहेगा तो नकली लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे, है ना। कान का ये पिन्ना नहीं रहेगा, तो मैंने कई लोगों का पिन्ना तो इतना बड़ा बड़ा देखा है, जैसे मेरी दादी की थोड़ी बड़ी थी, मेरे दादा का थोड़ा छोटा था, है ना। तो ऐसा भी देखा, दोनों लंबे लंबे थे ऐसे ऐसे, है ना। मेरी बुआ लंबी है, मेरे चाचा नहीं है, और मेरे दादा मेरे दादी लंबी थे। तो एक दिन मैंने पूछा आपकी उम्र में होकर के मैं क्यों छोटा हो गया, तो फिर मेरे घर वाले बोले तेरी मम्मी को देख। अच्छा, इसी कारण है। अब आदि बोलता है आपने गलती किया, तो बताऊंगा ठीक नहीं, छन छन बज रहा है, वो छम छम मेरा छम छम आ जाएगा, बाद में मत करो, तो ठीक है। तो ये स्तंभ है, 9 स्तंभ होते हैं ना, कॉलम 9 होते हैं। उसका नाम क्या रखा गया देखो, ये रोमन नंबर में रखा गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 तक। उसके बाद अगला लास्ट वाला 0। अरे बिस्किट तो भेज देते, हाँ बिस्किट तो भेज देते, हम तरस जाते हैं। ले पी ले, है ना, ऐसा है। तो चलिए 1 से लेकर के 8 तक रोमन नंबर में लिखेंगे, और अगला जो बाद में जो खोज हुआ 0 वर्ग के तत्व, यानी जिसको कहते हैं अक्रिय गैस है, वो बाद में खोजा गया। तो वो 9वें जो वर्ग है, 9वें जो ग्रुप है या स्तंभ है, वो क्या कहलाएगा, ये 0 के नाम से जाना गया उस टाइम पे, ठीक है, 0 समूह के नाम से, ठीक, क्योंकि संयोजकता उसकी कितनी है, 0। फिर आता है 7 क्षैतिज, यानी ऐसे क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। प्रथम 7 समूहों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, ए और बी में। दिखाऊंगा आपको आवर्त सारणी जो मेंडलीफ ने बनाया था, ध्यान से सुनिए बस इसको। प्रथम जो 7 है, 1 से लेकर के 7 तक, वो कैसा है, डबल है, ए बी 1 है और ए बी है। फिर कहा गया है 8वां जो है उसमें 9 तत्व हैं, इनको त्रिक कहा जाता है। त्रिक यानी 3-3 तत्व रखे गए हैं अलग अलग आवर्त में एक साथ, एक वर्ग में 3-3 तत्वों का ग्रुप है, जिसको त्रिक कहा गया। फिर इसके बाद 0 वर्ग है, एक लास्ट वाले को निष्क्रिय समूह कहा गया, निष्क्रिय गैस। फिर लिखा गया समूह ए तथा समूह बी के तत्व आवर्त सारणी में आवर्त 4 से स्टार्ट होता है। शुरू से नहीं, ए बी नहीं है, वो स्टार्ट तत्व कहां से आते हैं, आवर्त 4 से आते हैं। चलिए, ये बात आप पहले भी जानते हो। देखो, ये है मेंडलीफ का आवर्त सारणी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है वर्ग। हर एक वर्ग 2 भागों में बटा हुआ है, ए वर्ग 1A 1B, ठीक, इस तरह से। कहां तक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां तक का। थैंक यू, हे थैंक यू। चलिए, हम शादी से पहले भी छेड़ते थे, शादी के बाद भी छेड़ते हैं। किसी को कोई आपत्ति इस समाज को नहीं है ना, हाँ तो ठीक है। चलिए साहब, आदमी शादी से पहले छेड़ता है, शादी के बाद छोड़ना बंद कर देता है, क्योंकि अब डर लगता है उससे। हम डर डर के छेड़ देते हैं। चलिए, हो गया, कहां तक चले गए, 8 तक, ठीक।
आठवां जो ग्रुप है वो ABC में नहीं बटा हुआ है, ठीक है, 3-3 तत्वों का समूह है। फिर क्या बोला गया, बी कहां से स्टार्ट होता है, आवर्त नंबर 4 से। देखो आवर्त 4 है ये, ठीक है, और यहां पे देखो कहां से मिलेगा, यहां ये देखो बी मिला, बी तत्व, बी आवर्त। ये देखो ये ए वाला पार्ट है बेटा, ये वाला बी वाला है, तो यहां पे मिला ये, समझ रहे हो, चौथे से। तो जो लाइनें लिखा अब समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हर एक वर्ग 2 ए और बी उपवर्गों में बटा हुआ है। आवर्त सारणी समझ में आया, तो क्लियर है, मैं अब क्या बताऊं, पूरी बात क्लियर हो गया आप, ठीक। तो ये बातें यहां पर कहा गया। तो आवर्त सारणी जो अब मेंडलीफ ने दिया था उसकी विशेषताएं ये थी, ठीक। अब पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना मैं चाहो को रटवा रहा है तुमको, न रटने के लिए बोलेंगे। हाँ, बाद में यहां पे जोड़ा गया वो शून्य वर्ग, जिसमें यहां पर हीलियम, याद है ना, ही नी अर कर जीरो पर रन आउट, याद किया कि नहीं किया। इसमें बी भी नहीं है ना, ठीक, रन आउट। तो इस तरह से, तो ये बाद में आया, मेंडलीफ ने तो यहीं तक खोजा था। अच्छा, कई जगहों पर कुछ बातें रही हैं, इसको समझेंगे। आवर्त सारणी की उपयोगिता की बारे में बात करें कि आवर्त सारणी का क्या उपयोग है। हमें इनके या तो सिर्फ हेडिंग याद कर लेना है या फिर डिटेल में पढ़ना है। थोड़ी थोड़ी बात इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। फिलहाल आवर्त सारणी का नियम क्या है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलंग, परमाणु भार याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम जिसको मुसले ने दिया था, उसने कहा था परमाणु क्रमांक। तो क्या हुआ, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार, लिखने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए। भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, परमाणु भारों के आवर्ती। तो बोल पाओगे, छोटी छोटी बातें, रट्टा ही मत मार रही है हर चीज का, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तत्वों के अध्ययन में सहायक, जब आवर्त सारणी बना तो हमारे लिए उसको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो गया, आसान होता भी है। नए तत्वों की खोज भी उस टाइम हुई, मेंडलीफ ने कुछ नए तत्वों की खोज भी किया आवर्त सारणी के आधार पर अपना बनाते बनाते। और जब नए खोज हुई रियल में, वो तत्व प्रकृति से पता चला, तब फिर जो उन्होंने बताया था उसी जगह पर जाके सेट भी हो गया। क्योंकि जब तत्व प्राप्त होगा तो उसका परमाणु भार कितना है वो हम निकालेंगे ना, परमाणु क्रमांक परमाणु भार क्या पता लगाएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि नहीं यार ये जगह खाली यही भी डाल देते हैं और इसका गुण ये लिख देते हैं, है ना। एक तत्व मैंने खोजा और मैंने लिख दे ये ठोस होता है, ठीक, और इनमें विद्युत आयनन ऊर्जा इतनी होती है, ये होता है, इतना होता है, ऐसा मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया और जाके वहाँ पे चिपका दिया, हो जाएगा क्या। अब मैं प्रयोग करूंगा, पता चला ये गुण है, ये ऐसा ऐसा है, और उसके बाद ये पता लगाता हूँ कि इसका परमाणु भार इतना है, और वो तो ऑलरेडी वहाँ पर कोई तत्व लटका हुआ है ना। हमें यार सारे गुण भी उससे मिल रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, मेरे खोज क्या हुआ, वो तो वही है, वो तो वही है ना जो वहाँ पर लटका हुआ पहले से, नया मैंने क्या खोज कर डाला। तो ये भी याद रखिएगा। तो जो भी है यहाँ पर याद रखिएगा। परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है। संदिग्ध परमाणु भार यानी जिन तत्वों के परमाणु भार उस टाइम कुछ गड़बड़ थी उसको ठीक करने में ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी थ्योरी लिख दी आपके बुक के अनुसार। जो भी बुक आपके पास होगा सब में एक ही टाइप का लिखा रहता है, थोड़ा सा इधर उधर लिखा रहता है, तो पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ो। मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, 2 मिनट लगेगा, नहीं ठंडा हो जाएगा। क्या बोला है, तत्वों के अध्ययन में सहायक, है ना। तो क्या मतलब है, पढ़ो एक बार, बताओ मेरे को। क्लियर है। एक ही वर्ग में आने वाले तत्वों के गुण लगभग समान होते हैं, लेकिन आवर्तों में अगर देखें तो हर एक आवर्त का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जब जाते हैं तब उनके तत्वों में क्या होता है, गुणों में समानताएं जो क्रमिक रूप से परिवर्तित होती है।
समझ रहे हैं? और ये गुणों में कैसे परिवर्तन होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी इतना ही। क्या बोला गया, बोलो। हैप्पी जन्माष्टमी। जिसका बर्थडे है उसको बोलूँ ना, हमारा थोड़ी है। वो क्या हुआ, जिस टाइम मैं पैदा हुआ था ना पहली बार, तो अरे बहुत गड़बड़ हुआ। मेरे पापा क्या किए, एक वो उसमें बढ़िया कपड़े में लपेटे और टोकनी में लेके ना वो दूसरे गांव में छोड़ने चले गए। नदी वदी क्रॉस के ऊपर से सांप देखा, मैं लात मारा उसको, तभी जा करके वो सांप भी परेशान नहीं किया। ऐसा तुमने कभी सांप देखा है? एक साथ 5-5 तो सांप आ गए ऐसे, बहुत गुस्सा आया मेरे को। फिर उसके बाद वहाँ छोड़ दिया। तो उस टाइम बर्थडे हुआ, कोई मनाए भी नहीं। कंस मामा तो बहुत खतरनाक थे मेरे। बाद में उसको फिर क्या है, कंस मामा को थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ा। वो मेरे कारण अपने लिए नहीं, आदमी जब तक पर्सनल ना हो तब तक तो लड़ाई करता ही नहीं ना। हर एक लड़ाई में, हर एक क्रांति में पर्सनल प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? जब तक पर्सनल हो लड़ेगा नहीं। जैसे तुम चिल्लाए बचाओ भैया बचाओ भैया, छोड़ ना, कौन मेरी बहन है, निकल लेगा, खिसक लेगा। उसकी बहन के ऊपर उंगली उठाया, देख लिया ना किसी ने, दोनों आंख नोच लेगा वो। पर्सनल पे प्रॉब्लम है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो मेरे साथ भी पर्सनल था। मेरी मम्मी पापा को दोनों को कैद में डाल दिए थे, और ऊपर से मेरे को यशोदा मैम के यहाँ भेज दी थी। तो मम्मी मम्मी बोलता था मैं, पर फायदा भी हुआ, वहाँ सीता मिली। राधा राधा, वो दूसरे जन्म की बात है, मैं सीता याद आ गया था, वो दूसरे जन्म की बात है। वही जो राधा थी, वो दूसरे जन्म में मिली ना, वो राधा ही थी। कितना ही नाम याद रखूंगा बच्चा, है ना? हर बार गड़बड़। अभी योग्यता नाम से आई है। हर जन्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरे, एक से एक। तो वो राधा मिली। राधा पगली थी एकदम, एक नंबर की। मैं जिधर से गुजरता था ना, कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूं? अब मैं एकदम बिलवा, बिरबिट करिया, है ना, एकदम मस्त चिकना बिलवा, सुंदर सा, है ना। जो भी देखता था ना, बस चुम्मा चाटी, प्यार करो। बड़ा गुस्सा आता था मेरे को। ओ गोपियां उठा के ले जाती थी, वो 20-20 साल की, 25 साल की, 30 साल की। मैं 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा। आप कितने बार तक तो क्या बताऊं बच्चा। एक दिन मैं बढ़िया मक्खन वक्खन चोरी करके आ रहा था वो गांव वाली गोपी के घर से, है ना। और उस टाइम कुछ नहीं बोली, है ना, पीछे पीछे आ रही है, टुपुक 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 टुपुक। और जैसे घर में पहुंचा, हाय रे मेरा मक्खन चोरी हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया मालूम। मम्मी मेरे को मारी, दूसरी वाली जो मम्मी थी ना, बहुत प्यार करती थी, बहुत 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 प्यार करती, बहुत अच्छी थी। वाह मम्मी, है ना। वो मेरे को सजा देती है, मैं भी जानता हूँ वो प्यार से सजा दी है ना। मैं भी बोला ठीक है कोई बात नहीं। खंबा ही उखाड़ दिया मैं उनके, जिसमें बांधी थी उसका, है ना, और जाके खा पी के और वापस आके बांध लिया अपने खुद को जा। मम्मी उसको भी जानती थी, बोली बच्चा नटखट है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई मेरे साथ, है ना। क्या क्या बताऊं मैं। जब राम बना तो बहुत सीधा रहना पड़ा मुझे, एकदम सीधा, है ना, ऐसे। हाँ पिताजी, ऐसा रहना पड़ा। वहां भी मेरा पर्सनल था, मामा को मारना पड़ा। यहां भी पर्सनल है, सीता को उठा के ले गए यार, सेकंड जन्म में, समझ रहे हो। सीता को उठाना मामूली बात है, हाँ, मेरी वाइफ थी वो। मैं छोड़ा नहीं रावण को, ऐसे पटक पटक के मारा ना, लेकिन फिर भी उसको तरीके से, मतलब बड़ा वो सहजता से मारा उसको। ऐसा नहीं था कि मतलब उसको गाली दिया, मैं नहीं दिया। उस टाइम में थोड़ा सा राम था, चलो सीधा, मर्यादा पुरुषोत्तम था मेरे, जो में मर्यादा थी। क्या बोलूं मैं,
बताऊंगा बाद में कभी कभी का, बहुत सारी कहानी जन्मों का, कई जन्म गुजारे मैंने। तत्वों के अध्ययन में सहायक कहना है ये कि बहुत सारे तत्व आ गए और उन तत्वों को आवर्त सारणी में अरेंज करने के बाद हम उनके गुणों को अध्ययन करते हैं। अब ये गुणों का अध्ययन किस प्रकार से होगा बेटा, ये टॉपिक खत्म होने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन हाँ, किसी भी वर्ग के जो तत्व होते हैं उनके गुणों में काफ़ी समानता होती है, भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों में। अब भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, छोड़ो ना, गुण तो होते हैं ना, कोई तो गुण होगा ना, इनका गुण अलग है, इनका गुण अलग है। मेरा राम था तो अलग गुण था, कृष्ण था तो अलग गुण है ना, तो गुण तो बताया ना। तो मेरा ही गुण कई तरह से बचे, अभी यहाँ पे मेरा गुण अलग है, ठीक है, तो हर टाइम अलग अलग होते हैं। अभी मैं बिस्किट खा रहा था, उस टाइम मैं लड्डू खाता था, मक्खन खाता, तो अलग अलग टाइमिंग आया है ना। जब मैं गणेश था, वो बाद में बताऊंगा, वो बर्थडे आएगा तब फिर हैप्पी बर्थडे बोल देना, ठीक है। तो आज मेरा वो वाला जन्म का बर्थडे है, तो आप सबको आप सबके द्वारा बोलना चाहिए मुझे हैप्पी बर्थडे सर। तो मेरा हैप्पी बर्थडे उस टाइम का रहा। अब मैं कितने का बताऊं, कल भी मेरा बर्थडे है, परसों भी है, अति हो गया, इतने सारे जन्म लिए मैं। हाँ चलो, हो गया मजाक। तो क्या समझ में आई, यहां पर थोड़ा बात करने हैं बेटा, बोलना है दिमाग के, मतलब अगर आप में बात करने की क्षमता डेवलप होता है, बिहारियों को देखिए, वो शुरू करते हैं तो खत्म का पता ही नहीं चलता है, बीच में काटना पड़ता है। हाँ तो ऐसे काटना पड़ता है ना। यूपी वाला थोड़ा कम बोलते हैं, छत्तीसगढ़ वाला बोलते च नहीं है ना। जब जरूरत पड़ती तो बोलते नहीं, जब जरूरत नहीं रहती तो बोलते बहुत सारा। का खाएस, कोई बोलना है, का पिएस बोलना है, ये बोलना नहीं है, बोलने के लिए और भी बहुत सारी चीजें है ना। फोन में ऐसे बातें, हेलो मम्मी, हेलो, अरे कुछ तो बोलो। चलिए साहब, पता चला, ये मैं कुछ लाइनें दे रहा हूं, कुछ टॉपिक दे रहा हूं, पूरा याद, इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बता देता हूं फटाफट। तो तत्वों को वर्गीकृत किया गया तो इससे अध्ययन करने में आसान हो जाता है। तो क्या होता है, हर एक वर्ग के तत्वों के गुण समान होते हैं, आवर्तों में चलेंगे तो उसके गुण में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। फिर आगे बात करता हूं, नए तत्वों की खोज में सहायक। उस समय आवर्त सारणी में जब बनाए इन्होंने, तो क्या हुआ, जब आवर्त सारणी बनाया तो पूरा का पूरा एक टेबल बना तो तत्वों को गुणों के आधार पर और परमाणु भार के बढ़ते के क्रम में आधार पर रखा। जब रखा तो यह पाया कि उनके गुण जो है, कुछ ऐसे गुण तत्व थे वहां पर, जब रखा तो पता चला कि यार यहाँ पे मेरे को कोई तत्व नजर नहीं आ रहे हैं। टेबल में जब रखा तो वहां पर लगा कि इस जगह पे तत्व नहीं रखा जा सकता, तो जगह खाली हो गया। तो जो जगह खाली था उन तत्वों के लिए मेंडलीफ ने पड़ोसी तत्वों के गुणों को अध्ययन करके ये बताया कि जो नया अगर ये तत्व प्राप्त होगा जिस समय, इसके गुण ये होंगे। जैसे कुछ तत्व उस जमाने में पता नहीं था, जैसे स्कैंडियम उस जमाने में नहीं था, गैलियम नहीं था, जर्मेनियम नहीं था, तो इनकी उन्होंने जानकारी दिया किसने, मेंडलीफ ने। पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो उस जमाने में उन्होंने इसका नाम क्या रखा, देखिए यहां पर स्कैंडियम का नाम रखा एका बोरॉन, ठीक है। स्कैंडियम का क्या नाम रखा, एका बोरॉन। इसी तरह से गैलियम का नाम रखा एका सिलिकॉन, ठीक, देख लेना, गंदा तो नहीं दिख रहा है ना, आप देख लेना। हाँ, फिर इसी तरह से गैलियम के बाद आया हमारे पास जर्मेनियम का उन्होंने नाम रखा एका एल्यूमिनियम। ये याद रखना आप लोग। जब बाद में इन तत्वों की खोज हुई तब बताया उसने कि बिल्कुल जैसा मेंडलीफ ने कहा था वैसे ही गुण है। तो आवर्त सारणी का निर्माण नए तत्वों की खोज के लिए भी जरूरी था, यानी उस समय नहीं था, लेकिन हो सकता है ऐसे तत्व मिलेंगे। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा स्टार बैच 2.0 11th और 12th की कोर्स है, और इसमें आपको मिलेगा विक्रम, हमारे कहाँ पे मिलेगा, विक्रम हैप केमिस्ट्री VSC हमारा ऐप है, उसमें मिलेगा। और अभी बिल्कुल बहुत सस्ते में, यानी एक तरह से फ्री में मिल रहा है ये कोर्स, बहुत लिमिटेड सीट के साथ है अब, क्योंकि अब ये खत्म ही हो गया। तो आज की क्लास समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।